बिहार की कहानी काफ़ी दुखद है और पुरानी कहानी है। हर गरीब घर का एक लड़का सोचता है कि कुछ ना कुछ बड़ा करके जो घर की गरीबी है वो दूर किया जा सके। Many people from Bihar migrate because there are not enough jobs or development and there's a high rate of poverty. But the sorry state of higher education also plays a crucial role in causing people to leave. मेरा नाम अपूर्वानंद है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाता हूँ। मेरा नाम आदर्श है, आदर्श कुमार, और मैं बिहार के भोजपुर ज़िले से के रहने वाला हूँ और मेरा उम्र 22 साल है। मेरे पिताजी एक छोटे से किसान हैं और घर चलाने के लिए हम सारे लोग खेती किसानी करके अपना परिवार चलाते हैं। मेरे गांव का नाम छपरापुर है, जो भोजपुर ज़िले के आरा शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर है। मेरे गांव में ही कुछ मोहल्लों में एजुकेशन की स्थिति काफ़ी ख़राब है। मेरे मोहल्लों में कुछ ठीक है, बट उसमें भी कोई ज़्यादा अच्छा एजुकेशन नहीं है सबके पास। मैं बचपन से ही थोड़ा पढ़ने में ठीक था, वही मुझे मोटिवेशन देता था कि हाँ मुझे कुछ करना है, और पेरेंट्स को भी ये लगता था कि पढ़ने में अच्छा है तो इसको आगे बढ़ाया जाए। ये होता है कि हर गरीब घर का एक लड़का सोचता है कि कुछ ना कुछ बड़ा करके जो घर की गरीबी है वो दूर किया जा सके, तो उसके लिए वो कुछ सपने देखता है, कुछ बड़े सपने देखता है। वैसे ही मैं भी देखता था कि मैं ये बन जाऊंगा, वो बन जाऊंगा, ऑफिसर बन जाऊंगा, लाखों की सैलरी होगी, जो घर की गरीबी है वो दूर हो जाएगी। तो मैं उसके लिए हार्ड वर्क करने लग गया था। तो जैसे ही 12th किया तो मुझे एनडीए के बारे में पता चला था। तो एक बगल का लड़का, वो भी एनडीए के लिए अप्लाई किया था, मैंने भी किया था। तो हम दोनों ने अप्लाई किया, तो हम दोनों का रिटन तो निकल गया। वही जब मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ तो मुझे लगा कि जब मैं इस दहलीज पे आ गया हूँ तो शायद मैं कर पाऊँगा। तो मैंने माइंड में रख लिया था कि मुझे सीडीएस की एंट्री के थ्रू ये चीज़ ज्वाइन करना है। मुझे सपने तो देख लिए, तो उसके लिए ग्रेजुएशन में मैंने एडमिशन भी ले लिया। वही मगध यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया, बिहार में ही। हमारे यहाँ जितने भी कॉलेजेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें प्रोफेसर्स की कमी है। मेरे में तो मैथ्स के प्रोफेसर हैं ही नहीं एक भी। एक फिजिक्स के हैं, वो भी शायद रिटायर हो गए हैं। जिस सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे वो भी क्लासेज नहीं लेते थे, क्योंकि हमारे यहाँ ये कहा जाए कि स्टूडेंट के माइंड में भी ये बन चुका है कि कॉलेज जो हैं उसमें पढ़ाई होता ही नहीं है, ये भी बन चुका है। तो लड़के वहाँ जाते भी नहीं हैं, और जाएंगे भी तो वो टीचर पढ़ाएंगे भी नहीं। मैं सीडीएस के लिए ज़्यादा फोकस था और मैं खुद से ही पढ़ाई कर रहा था। जो प्रीवियस ईयर देख करके जो चीज़ें पढ़ने होते हैं वो सारा चीज़ मैं खुद से ही पढ़ने लग गया था, और मतलब अच्छा मैं कर भी रहा था, काफ़ी अच्छा किया मैंने। तो 2021 का जो पहला वैकेंसी था उसमें मैं अप्लाई किया, और एफएसबी देने भी गया, मेरा रिकमेंडेशन भी हो गया, वो भी 1 एफएसबी देहरादून उससे हुआ था। लेकिन मुझे उस टाइम ये चीज़ पता था कि मुझे ग्रेजुएशन ज़रूरी चाहिए ज्वाइनिंग के लिए, और मेरे पास उस टाइम तक पार्ट 1 का सिर्फ मार्कशीट था, क्योंकि 2020 के लास्ट में पार्ट 1 का एग्ज़ाम हुआ था और रिज़ल्ट आया था 2021 के जनवरी में पार्ट 1 का।
उस वक्त हमारा ग्रेजुएशन फाइनल हो जाना चाहिए था। इस 2022 के स्टार्टिंग से ही हम लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए राजभवन के पास में, और एक ही नहीं लगातार कई प्रोटेस्ट वहाँ पे हम लोग कर चुके हैं। तो वो थोड़ा हाई सिक्योरिटी एरिया होता है राजभवन का, वहाँ पे हम लोग जब भी जाते थे तो पुलिस रोक लेती थी, कुछ लोग उठा के ले जाके पीटती थी, रोड पे ही कभी कभी पीटने लगती थी। हम लोगों ने मतलब हर बार लाठी खाया है। जितनी बार वहाँ हम लोग प्रोटेस्ट करने जाते हैं हर बार पीट के आ जाते हैं। There are hundreds of thousands of people who have studied at Bihar's Magad University, and their aspirations have been crushed due to delay in conduct of academic sessions. Most of other state universities in Bihar are not any better. Only 2 out of 17 universities follow an academic schedule. In many colleges, a 3-year bachelor's course can take twice as long, and a master's degree may take up to 4 years. बिहार की कहानी काफ़ी दुखद है और पुरानी कहानी है। 60 साल तो कहा ही जा सकता है कि अगर आप 60 साल के इतिहास को देखेंगे तब समझ में आएगा कि ये हुआ क्यों। मुझे अपने बचपन की याद है जब परीक्षा के बाद उत्तर पुस्तिकाएं आती थी मेरे पिता के पास, जो अध्यापक थे डीवी कॉलेज में, और उसको हम तीर्थ यात्रा का समय कहते थे, क्योंकि पूरे बिहार से लोग पता करके आ जाते थे कि उनके पास उनके बच्चों की कॉपियाँ आई हैं, और वे किसी न किसी से पैरवी लेकर आते थे, कुछ उपहार लेकर पहुंच जाते थे, भेंट लेकर पहुंच जाते थे, और यह एक सामान्य संस्कृति थी। स्कूलों में यह सामान्य संस्कृति बन गई थी मैट्रिकुलेशन के इम्तहान में कि चोरी कराना ही है। 80 के दशक में पतन शुरू हो गया था, क्योंकि राज्य ने निवेश करना बंद कर दिया, पैसे लगाना बंद कर दिया, अध्यापकों की बहाली होना बंद हो गई। 13 साल तक बहालियाँ नहीं हुई, तो विभाग के विभाग, कॉलेज के कॉलेज खाली होते चले गए अध्यापकों से, और इसका असर पढ़ाई पर पड़ा। कक्षाओं का अनियमित होना, परीक्षाओं का अनियमित होना, यह सब कुछ उसी वक्त आरंभ हो गया था, जो आगे चलकर और भी ज़्यादा गहरा हो गया। अगर इस लेट सेशन को देखा जाए बिहार में, तो इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार राज्यपाल ही हैं। अगर वो चाहे तो सारा चीज़ सुधर सकता है। सबने ये कल्पना की थी कि राज्यपाल भले लोग होंगे, सभ्य शिष्ट लोग होंगे, लेकिन बाद में राज्यपालों ने पैसे की वजह से भी और दूसरे कारणों से भी रुचि लेना आरंभ कर दिया, जिसका बहुत बुरा असर पड़ा नियुक्तियों पर। India's former president, Sarvepalli Radhakrishnan, created a standard system for universities called the Chancellor system. It safeguarded the autonomy of universities across India by limiting the role of governments, which may change after every election. That allowed the state to have a long-term plan for higher education. As per this model, the Chancellor, that is the governor of a state, is the head of all state universities, and all central universities are led by the Visitor, which is the President of India. A Vice Chancellor is the main person in charge of a university who handles day-to-day operations and decision-making. However, a Vice Chancellor alone cannot be the monarch of any university. His decisions must be vetted by the Senate, the Syndicate, and other governing bodies of the university, just as the government who has to get everything ratified by the Parliament. A few decades ago, governments of Bihar started deviating from the Chancellor system for political reasons. The Vice Chancellors were no longer acclaimed individuals as political interference began in higher education.
chancellors and vice chancellors are now appointed based on their political affiliations. Money has also started playing a big role in these appointments. बिहार में आज विश्वविद्यालय करप्शन के एपी सेंटर बनते जा रहे हैं। आप सोचिए, अगर किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर ही पढ़ाई की बजाय पैसे कमाने के दुष्चक्र में फंस जाए, तो उन विश्वविद्यालयों के अधीन कॉलेजों का क्या हाल होगा। अब बताइए, इन छात्रों ने क्या किया है ऐसा, इनका क्या गुनाह है कि इनकी जिंदगी बर्बाद की जा रही है। इसीलिए आपको नेता तरह तरह के हरकत कर रहे हैं। फ्लाईओवर और एक्सप्रेसवे बनाने को ही विकास मान लेते हैं, वो तो बन जाता है, लेकिन जहां 2 लाख छात्रों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, वहां कोई मंत्री क्यों नहीं खड़ा है। लालू यादव के राज्य को कहा गया कि इसमें अराजकता बहुत फैल गई है, अपराध बहुत होने लगे हैं, और अपराध इसने सबसे ऊपर एक जगह लोगों के दिमाग में कि अपराध को रोका जाना है। लेकिन जो लोगों के रोज़मर्रा की ज़िंदगी को प्रभावित करने वाली चीज़ें हैं, जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा, ये 2, इन पर सरकारों का आकलन कभी नहीं हुआ, क्योंकि नीतीश कुमार को लगातार राष्ट्रीय मीडिया भी सुशासन बाबू कहता रहा, लेकिन राष्ट्रीय मीडिया ने भी और राष्ट्रीय विश्लेषकों ने भी कभी जांच करने की कोशिश नहीं की कि नीतीश कुमार के शासन में शिक्षा का क्या हाल हुआ। सबसे अधिक पतन उनके काल में हुआ शिक्षा का, क्योंकि स्वास्थ्य में जैसे लोगों ने सरकारी अस्पताल को छोड़कर निजी अस्पतालों का रुख कर लिया, उसी तरह शिक्षा में बिहार के स्कूलों को छोड़कर, बिहार के कॉलेजेस को छोड़कर बाहर का रुख कर लिया। तो समाज ने कभी इसे विषय नहीं बनाया, अपना मुद्दा नहीं बनाया, और वो पुराना एक मॉडल शासन का, जिसमें एक राजा है, एक प्रजा है, तो प्रजा किसी भी अवस्था में रहे। तो यह एक जनतांत्रिक सामंतवाद चल रहा था, डेमोक्रेटिक फ्यूडलिज्म जिसको आप कह सकते हैं, जिसमें फ्यूडल लॉर्ड है जो अपने बच्चों को बाहर भेज देता है और फिर उसकी प्रजा जीती रहती है। उसकी इमेजिनेशन में शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। नहीं, नेता का तो अपना एक पता नहीं वो लोग हमारी फीलिंग्स को महसूस करते होंगे या नहीं करते होंगे, लेकिन मैं जितने भी नेता से मिला, वो लोग इस चीज़ को जानते हैं कि इन लोगों के साथ ऐसा प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी उस चीज़ को सुधारने के लिए वो काम नहीं कर पाते हैं। तो जब भी वो आश्वासन दे करके और जो टाइम होता है कि इतने टाइम में कर देंगे, इतने टाइम में कर देंगे, वो टाइम ख़त्म हो जाता है, तो हमें लगता है कि वो मैंने 1 महीने इंतज़ार में गवा दिए। तो वो जो मुझे फीलिंग होता है ना कि मैं बैठे-बैठे 1 महीने कैसे गवा दिए, मैं क्या बताऊँ। वो तो नेता को तो फ़ील नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन हम लोगों को काफ़ी फ़ील होता है उस चीज़ का कि हमारा समय बर्बाद हो गया। हर यूनिवर्सिटी का ये अपना होता है। यूनिवर्सिटी मीन्स वो चीज़ जगह होता है जो लोगों को ज्ञान देता है, एक अच्छा रास्ता देता है, एक अच्छा जीवन देता है। लेकिन हमारे केस में जो मगध यूनिवर्सिटी है, वो कहा जाए तो कर्स, जो हमें चाहिए था वो मिला ही नहीं वहाँ से। उसके बदले वो हमें बर्बाद ही कर दिया। जो मेरा वक्त था वो भी वो बर्बाद कर दिया। मेरा सपना था कि मैं डिफेंस में ऑफिसर बनूं, लेकिन जो धीरे धीरे ग्रेजुएशन के इंतज़ार में जो मेरा एज था वो ख़त्म होने के कगार पर है। अब तो मेरे पास लास्ट अटेम्प्ट भी है, लेकिन मैं इसके लिए पेड नहीं हो पाऊँगा क्योंकि मेरे पास डिग्री नहीं है। अगर मैं कर भी लेता हूँ तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने सोचा था कि कुछ ना कुछ स्किल चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए मेरे पास ऐसा चीज़ कि मैं कहीं जॉब कर लूँ, कहीं कुछ कमा लूँ। तो फिर मैंने छोड़ दिया, डिफेंस का जो सपना था उसे मैंने छोड़ दिया। डिफेंस में जाने का सपना तो मतलब ख़त्म हो गया, लेकिन अब गुस्सा आता है और क्या, और कुछ नहीं। मुझे लगता है कि सिस्टम जो है ना मतलब उस पर ही गुस्सा आता है। मैं तो गुस्सा करता नहीं हूँ, लेकिन मैं गुस्सा करना सीख गया हूँ। तो मुझे लगता है कि सिस्टम सुधरना चाहिए, और क्या मतलब आने वाले टाइम में जो मेरे जैसे बच्चे आएंगे उनके साथ भी ऐसा ना हो, ऐसा लगता है।
पहली बार मैं जेएनयू आया तो यहाँ तो काफ़ी हेल्पफुल लोग मिले। आओ मैं हेल्प कर देता हूँ, आओ मैं हेल्प कर देता हूँ, इधर आ जाओ, इधर आओ, क्या ज़रूरत है, कोई प्रॉब्लम है। काफ़ी लोगों ने खुद ही मुझसे बिना बताए लोग ऐसे बोलने लगे। मैंने सोचा अरे कितना अच्छा जगह है, फलाना सेमिनार, फलाना डिबेट, फलाना पब्लिक टॉक, तो मतलब अलग-अलग सब्जेक्ट पे अलग-अलग इश्यूज़ पे बात होता रहता है। तो जो पढ़ाई हो रहा है वो तो हो ही रहा है, उसके अलावा एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलता है यहाँ पे। अंडर ग्रेड एजुकेशन का मतलब सिर्फ क्लास नहीं है, वह एक कंप्लीट एक्सपीरियंस देना है कैंपस का, जिसके लिए पहली शर्त है कि आप अध्यापक लाएं, दूसरी शर्त है कि आप पैसा दें, और तीसरी शर्त है कि आप ऐसे प्रिंसिपल्स अपॉइंट करें, ऐसे वाइस चांसलर्स अपॉइंट करें जो एकेडमिक लीडरशिप दे सकें। घर वाले तो बोलते हैं कि जो तुम्हें करना है करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन कभी-कभी ये फ़ील होने लगता है कि कब तक घर वाले हमें अपने मेहनत से हमें पढ़ाते, खिलाते, पिलाते रहेंगे। ये चीज़ फ़ील होता है ना अंदर से, लेकिन हम कह नहीं पाते ये चीज़।